Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video we are going to look at IELTS Writing Task 2. This video is going to be in Hindi. I'll soon be releasing English version of this video. Stay tuned for that. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है. इसमें हम क्या देखेंगे, IELTS राइटिंग. जैसे कि आप बहुत सारे लोगों ने बोला था कि IELTS राइटिंग की वीडियो बनाओ. IELTS राइटिंग टास्क 2 एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ. मेक श्योर करें कि आपके पास नोटबुक हो, पेन हो. जो भी पॉइंट, जो भी टिप, जो भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा लिख लेना. उसको बाद में याद नहीं रहेगा. अभी लिख लोगे, बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे उसको पढ़ना, ताकि कोई भी गलती ना हो. क्या देखेंगे, टास्क 2 कैसे करना है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, जो एक एग्जामिनर क्या देखता है आपके आंसर में, क्या क्या मार्किंग क्राइटेरिया है, कितना टाइम लगाना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, वेटेज कैसे रखनी है, 20-80 लिखना है, 70-30 लिखना है, कितने टाइप के टास्क हैं, कितने तरह के आपको ऐसे आ सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ. टास्क डिस्क्रिप्शन. सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, IELTS राइटिंग टास्क 2 5 तरह के डिफरेंट टॉपिक्स बोल सकते हैं या सब कैटेगरीज बोल सकते हैं. मेन 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एग्री डिसएग्री हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, आपका टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री डिसएग्री हो गया. 5 मेन कैटेगरीज होती हैं. आज हम क्या देखेंगे, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री. इसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी साइड लेनी है, कौन सी साइड के कितने पैराग्राफ बनाने हैं, और आपको टेम्पलेट भी दूंगा जो सेम टू सेम सेंटेंसेस आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले टास्क डिस्क्रिप्शन. टास्क 2 IELTS राइटिंग टास्क 2 में क्या लिखना है, ऐसे लिखना है 250 से 400 वर्ड्स के बीच में. 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे. 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा ऐसे है. एग्री डिसएग्री ऐसे को आइडेंटिफाई कैसे करना है. ऐसे वर्ड्स यूज होंगे इसमें. डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री. डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू. विच ओपिनियन डू यू एग्री विद एंड व्हाई. या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है, मैनी पीपल बिलीव दैट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स आउटवे द डिसएडवांटेजेस. डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस और नॉट. क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि या समझते हैं कि जो कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं. आपको क्या लगता है, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं. तो यहाँ पे आपको 2 पहलू या 2 साइड्स दिए गए होंगे एक आर्ग्यूमेंट के, और आपको एक चूज करना है. वो आपका एग्री डिसएग्री या टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री डिसएग्री ऐसे है, जहाँ पे आपको दोनों साइड्स एक्सप्लेन करनी चाहिए, लेकिन जो साइड आप ले रहे हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बताना है. मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कौन सा साइड आपने लेना है और कौन सी साइड का कितना % रखना है. ऑलराइट, कुछ ऐसे दिखेगा आपकी आंसर शीट अगर आप रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं IELTS का. देन यू हैव गॉट योर मार्किंग क्राइटेरिया. टास्क 2 मार्क कैसे होता है, 4 पैरामीटर्स पे मार्क होता है, ध्यान रखना. सबसे पहले टास्क अचीवमेंट, फिर है कोहेरेंस एंड कोहेजन, देन वी हैव गॉट लेक्सिकल रिसोर्सेज, एंड देन वी हैव गॉट ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. चारों की इक्वल वेटेज है 25%, या 2.5 भी आप बोल सकते हैं. इक्वल वेटेज है और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम समझ लें कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है और कैसे कैसे चीज़ें चेक होंगी. टास्क अचीवमेंट का क्या मतलब है. टास्क अचीवमेंट का सीधा बिल्कुल साफ अक्षरों में या शब्दों में मतलब है कि भाई जो आपसे पूछा गया है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं. लेट्स से उसने बोला है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. अगर आप कंप्यूटर की सिर्फ एडवांटेजेस बता रहे हैं, डिसएडवांटेजेस सही तरह नहीं बता रहे हैं, मतलब जो पूछा गया वो नहीं बताया. या फिर उसने बोला देयर आर मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन अ फ्यू एंड टेल योर ओपिनियन. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं आएंगे आपको. तो इस स्टेटमेंट में उसने क्या बोला कि भाई एडवांटेजेस भी बहुत हैं, डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, आप दोनों के बारे में बताएं और आप बताएं कि आप कौन सी साइड में. तो अगर आपने सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया, ये नहीं बताया कि आप कौन सी साइड में या आपको क्या लगता है ज़्यादा क्या है, तो भी ये टास्क अचीव नहीं होगा. और टास्क अचीवमेंट का मतलब है जितने भी एस्पेक्ट्स, जितने भी फैक्टर्स आपको स्टेटमेंट में दिए गए हैं, आपको सारी चीज़ों का आंसर करना है. क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, टॉपिक पर रहना है, टॉपिक से भटकना नहीं है, रेलेवेंट डाटा लिखना है.
बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर लिखते लिखते सोशल मीडिया पे पहुंच जाते हैं और सारा ऐसे ऐसे लगता है सोशल मीडिया के ऊपर लिखा है। जो मेन जिस्ट है ऐसे की वो सेम रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो बेस है ऐसे का वो डिफरेंट है और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जो बेस है वही स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो मेन चीज़ है वो थ्रू आउट मेन चीज़ रहनी चाहिए। स्टार्ट करने से जैसे आपको टाइम मिलता है, स्टार्ट करने से पहले सोचो, भागो मत। क्योंकि जब हमने सोच लिया उसी के बारे में हम आगे लिखेंगे। जो हमारे शुरू में आइडियाज बन गए हम उन पे ही कैपिटलाइज करेंगे, उनके बारे में ही बाद में लिखेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मिलता है भाई लिखना शुरू कर दो, टाइम ना निकल जाए। जब लिखना शुरू करते हैं, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ सेकंड बॉडी पैराग्राफ पे पहुंचते हैं, वहां पे जाके कंफ्यूजन हो जाती है भाई करना क्या। अपने आप को शांत रखो, काम रखो, 2 3 4 मिनट दो और नोटबुक पे या पेन पे या जो भी आपको पेपर मिला है वहां पे आप लिख लो कि भाई ये 4 आइडियाज हैं, इनको मैंने अपने बॉडी पैराग्राफ में डालना। क्योंकि अगर बॉडी पैराग्राफ लिखते लिखते सोचोगे वहां पे कंफ्यूजन होगी, कभी लिखोगे फिर इरेज करोगे, फिर आइडिया चेंज करोगे, पैनिक होगे, नर्वस होगे, चीजें खराब करोगे। शुरू में 2 3 4 मिनट लो, सोचो क्या लिखना है, फिर वो ही लिखो, बाद में चीजें ज्यादा चेंज मत करो। फिर आ गया टास्क या प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या, ऐसे क्वेश्चन है जो आपका, उसको अच्छी तरह समझो, समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ये नहीं है कि हमने बस एक ऐसे टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले प्रैक्टिस में, वैसे ही ऐसे टॉपिक लग रहा है तो उसके बारे में लिखते जो हमने पढ़ा हुआ है। नहीं, क्या होता है कई बार वर्ड सेम होते हैं बट यहाँ पे ऐसे टॉपिक डिफरेंट होता है। तो अच्छी तरह पढ़ो, समझो उसको, एक आधा मिनट लगाओ और मेन मेन कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो जिनके बारे में आपको लिखना है। कीवर्ड्स हाईलाइट कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई इस चीज़ पे मैंने लिखना है और इसी पे अब मैंने अपना ऐसे बेस आउट करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव। देन यू हैव गॉट, यस, अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन ताकि आप डिफरेंट पार्ट्स ऐसे के आइडेंटिफाई कर सके। मेन मेन कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेना, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि मुझे ये चीज़ें एड्रेस करनी है अपने आंसर में। हर एक आइडिया को एविडेंस के साथ और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो। लेट्स से कि मैंने बोला कि कंप्यूटर इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें मैं बिजनेस कर सकता हूँ। फिर मैंने एक और सेंटेंस देना जिसमें मैं बताऊंगा बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, फिर एक एग्जांपल भी देना है। उससे क्या होगा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कंप्यूटर से आप बिजनेस कर सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, आप मूवी देख सकते हो। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो, फिर मैं बताऊंगा एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। मीन्स वो एक कंप्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी उसका कोई मतलब निकलेगा, नहीं तो मतलब भी नहीं निकलेगा उसका। फिर आ गया है आपका एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट अराउंड 300 वर्ड्स। मैं ये नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट 300 वर्ड लिखने हैं, बट मैं ये कहूंगा कि यार 400 वर्ड तक मत जाओ, क्योंकि जब आप ज़्यादा लिखने की ट्राई करते हो तो ज़्यादा गलतियां होती हैं, ग्रामर ज़्यादा गलत होती है। तो अराउंड 300 310 वर्ड्स तक लिख सकते हो आप, थोड़ा कम भी लिख सकते हो, बट जो भी लिखो आपको सारी चीज़ें कवर करनी है और मेक श्योर करना है कि आपके ग्रामर और स्पेलिंग हर एक चीज़ 100% परफेक्ट हो। तो ये थी आपकी टास्क अचीवमेंट। अब आ जाते हैं हम कोहेरेंस एंड कोहेजन पे। कोहेजन एंड कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस का मतलब क्या है कि जो आपके आइडियाज हैं वो आपस में मेल जोल खाते हैं। ये नहीं है कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हो फिर अगला सेंटेंस उससे बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। जो भी आप लिखेंगे आपको मेक श्योर करना है कि वो आपस में रिलेटेड हो और मीनिंगफुल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हिंदी का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी बॉय, लेट्स से हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम एक लड़का है, अगला सेंटेंस भी अब राम के बारे में होगा। ये नहीं होगा कि अगले सेंटेंस में मैं बोलने लग जाऊंगा कि इंडिया में 5 स्टेट्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए और हर एक केस में नहीं होगा बट एक पैराग्राफ के विद इन होगा। ये नहीं होगा कि पैराग्राफ 1 का फर्स्ट सेंटेंस और पैराग्राफ 2 का लास्ट सेंटेंस रिलेटेड होगा, बट जो एक पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस होंगे वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए और उनका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड नहीं बोलेंगे, उससे रिलेशन या कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। क्यों? दो बार राम यूज कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। हम ऐसे नहीं बोलते राम खेल रहा है राम अच्छा बचा, हम बोलते हैं राम खेल रहा है वो अच्छा बचा। तो वो वर्ड यूज करना पड़ेगा। राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ही इज अ नॉटी बॉय। तो ही से क्या हो रहा है कि मैं पिछले वाले सेंटेंस को रिलेट कर रहा हूँ, प्रेपोजिशन यूज कर रहा हूँ, राम को रिप्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेंटेंस को पिछले वाले से रिलेट कर रहा हूँ। आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो सेंटेंस है या आपके पैराग्राफ है वो फ्लो में जाए और सारी चीजें एक स्मूथ स्ट्रक्चर के साथ जाए ताकि आपस में रिलेशन भी एस्टैब्लिश हो और उसका मीनिंग भी निकले। स्क्रीन पे देखते हैं, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। लॉजिकल पैराग्राफ्स यूज करने हैं, लेंथ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि बॉडी पैराग्राफ में 5 सेंटेंस लिख दिए, 2 में 3 सेंटेंस लिखे, इंट्रोडक्शन में 8 लिख दिए, 6 लिख दिए। एक पता होना चाहिए कि भाई हाँ, इंट्रोडक्शन में 2 3 सेंटेंस आते हैं, बॉडी पैराग्राफ में 4 5,
फिर अपनी कंक्लूजन में एक या दो सेंटेंस आते हैं। तो ये लेंथ का भी ध्यान रखना है। मैं आपको अगले स्लाइड में या अगले 2-3 मिनट में बताऊंगा कि आपने स्ट्रक्चर कैसे करना है अपने ऐसे को। फ्लो पे ध्यान रखें कि पहले आपके एक रीजनिंग आएगी, फिर आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर आपका एग्जाम्पल आएगा, फिर आपका एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट आएगी। तो ये फ्लो का भी ध्यान रखना। तो आप कनेक्टर यूज करो, प्रोनाउन यूज करो, ताकि आपका रिलेशनशिप डेमोन्स्ट्रेट हो, पता लगे कि दोनों तीनों सेंटेंस आपस में रिलेटेड हैं। कनेक्टर यूज करने हैं, बट बेमतलब में हर जगह कनेक्टर नहीं घुसाने हैं। ऐसे नहीं कि एक सेंटेंस में फर्दर मोर बोला, अगले में मोर ओवर बोल दिया, हर एक जगह कनेक्टर यूज कर रहे हैं। कनेक्टर यूज करो जब आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं या किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बट हर जगह कनेक्टर मत यूज करो। वो ऐसे लगेगा कि बस बंदे ने कनेक्टर घुसाने की ट्राई करी है, चाहे मतलब बने या ना बने। फिर अब्रप्ट आइडियाज, मतलब जो इररेलेवेंट आइडियाज है वो मत लिखो, और लॉजिकल तरीके से ऐसे लिखो। ऐसा नहीं है कि हाँ भी मैंने एक टेम्पलेट याद कर रखा है, वही मैं चेप आया हूँ, 2-4 वर्ड मैंने ऐसे में से डाल दिए। नहीं, ह्यूमन मार्क्ड एग्जाम है, अगर बिल्कुल ही इररेलेवेंट चीजें लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यस, थोड़े बहुत आपके टेम्पलेट चल जाएंगे, बट टेम्पलेट की भी सेंस बननी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स मत लिखें, थोड़ा मीनिंग का भी ध्यान रखें कि इसकी सेंस बन रही है या नहीं। तो ये था आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब आ जाते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिसकी 25% वेटेज है। लेक्सिकल रिसोर्सेज का ये मतलब है कि भाई जो ये स्टूडेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकता है या नहीं, वोकैबुलरी बेसिकली। तो इसमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना कि सेम वर्ड्स मत रिपीट करो, बार बार गुड 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 मत करो, उसके ऑल्टरनेटिव सिनोनिम्स यूज करो। एकेडमिक वर्ड यूज करो, इनफॉर्मल वर्ड मत यूज करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बच्चे यूज करते हैं आई गोटा गो। गोटा इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट्स जस्ट अ स्लैंग, राइट। तो आई हैव टू गो बोल सकते हो। लाइक बोलते हैं हम, लाइक लाइक लाइक, हम क्या बोल सकते हैं लाइक की जगह? देयर आर मेनी ऑप्शंस लाइक दिस। लाइक की जगह क्या बोल सकते हैं? देयर मेनी ऑप्शंस सच एज। सो सच एज इज मोर एकेडमिक। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें एकेडमिक वर्ड यूज करें, फॉर्मल वर्ड यूज करें, वोकैबुलरी का ध्यान रखें कि आप सेम वर्ड्स रिपीट नहीं कर रहे हो, जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हो वो फॉर्मल है। और कॉलोकेशंस का ध्यान रखो। कॉलोकेशंस क्या होते हैं? जो वर्ड्स इंग्लिश स्पीकर इकट्ठे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एकेडमिक जर्नल। Academic journal is a collocation. This is my self-respect. This is for my self-respect. Self-respect क्या है? Collocation. There is a fierce competition. Fierce competition क्या है? Collocation है। एक और आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, efficiency and efficacy। तो ये थोड़े से वर्ड्स हैं जो इकट्ठे जाते हैं। I'll take a quick shower. Quick shower क्या है? Collocation है। तो जो वर्ड्स नॉर्मली इकट्ठे जाते हैं, दो वर्ड्स ट्राई करो कि आप थोड़े से वो भी यूज़ करो, ताकि आपकी वर्थ या आपका मीनिंग या फिर जो आपने आइडियाज़ लिखे हैं वो उभर के बाहर आए, और ज़्यादा सेंस बने और फ्लो अच्छा रहे और मीनिंगफुल भी लगे आपके आइडियाज़। फिर आ जाते हैं स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करो कि आप प्रूफ रीड करो, कोई भी आपका स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। यूके और यूएस में कोई भी एक फॉलो करें, बट दोनों को ज़्यादा मिक्स मत करें। ये नहीं है कि आप यूके भी बीच में लिख रहे हो, यूएस भी बीच में लिख रहे हो। यूके क्या जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं या साउथ एशियन कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, यूके में क्या फ़र्क होता है? यू यूज़ वर्ड्स विद एस। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइज लिखते हैं ORGANISE। यूएस अमेरिकन में हम लिखते हैं ORGANIZE। तो आप दोनों में से एक यूज़ करें, दोनों को मिक्स मत करें। फिर आ गया है आपका एक और डिफरेंस होता है यूके में, जो इंडिया में वर्ड्स यूज़ करते हैं वो लॉन्ग या लेंथी वर्ड्स होते हैं। जैसे फेवर को FAVOUR लिखते हैं हम ब्रिटिश में, और अमेरिकन में लिखते हैं FAVOR। तो दोनों में से कोई भी एक यूज़ करो, बट दोनों को मिक्स मत करो प्लीज़। देन जैसे वेरी गुड है, वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट लिख सकते हो। वेरी बैड की जगह आप लिख सकते हो मिजरेबल, या वेरी बैड की जगह वर्स्ट भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। देन वेरी फास्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? वेरी फास्ट की जगह आप लिख सकते हैं स्विफ्ट। तो द फ्यू वर्ड्स विच यू कैन यूज इन ऑर्डर टू मेक योर एसे या योर टास्क टू मोर एकेडमिक एंड साउंड बेटर। तो ये थे आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज। वोकैबुलरी का ध्यान रखें, वर्ड्स बार बार रिपीट मत करें, और एकेडमिक वर्ड यूज करें। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का क्या ध्यान रखना है? रेंज ऑफ सेंटेंसेस ट्राई करना है। रेंज ऑफ सेंटेंसेस लिखो कि सारे सिंपल सेंटेंस नहीं लिखते हैं, एक सिंपल लिख दो, एक कंपाउंड लिख दो, एक कॉम्प्लेक्स लिख दो। बट जहां तक आप श्योर नहीं हो, लेट्स से कि बच्चे क्या करते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हैं भाई कि ज़्यादा नंबर आएंगे। अगर ग्रामर के बारे में श्योर नहीं हो तो एक आधा ही लिखो जहाँ पे आपको श्योर है। ये नहीं कि 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख दिया और उसमें 5 गलतियां होगी। आपका मेन एम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि गलती बचाना है। गलती बचा के अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस लिख सकते हो तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बट
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख के उसमें 5 गलतियां करना है तो कोई फायदा नहीं है उसका। ट्राई करें, रेंज ऑफ सेंटेंसेस यूज करें, बट तभी करें अगर आप ग्रामर को लेके 100% कॉन्फिडेंट है। ग्रामर एरर्स अवॉइड करें, अपने पंक्चुएशन जैसे अपने फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉमा हो गए, सेमीकोलन्स हो गए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। टेंस का ध्यान रखना है, मिक्स नहीं करना कि एक ही सेंटेंस में आप पास्ट और प्रेजेंट दोनों लिखे जा रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि आप टेंस का भी ध्यान रखो और एक्टिव पैसिव वॉइस का भी ध्यान रखो। बेसिकली मतलब यही है कि ग्रामर एरर्स ना हो, थोड़े से रेंज ऑफ सेंटेंसेस यूज करो और जो भी लिखो वो सही लिखो। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 4 पैरामीटर्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। टास्क अचीवमेंट, जो टॉपिक दिया है हर एक चीज़ एड्रेस करनी है। कोहेरेंस एंड कोहेजन में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। प्रोनाउंस यूज़ करने हैं आपको, कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेज में एकेडमिक वर्ड यूज़ करने हैं, इनफॉर्मल वर्ड नहीं यूज़ करने हैं, सेम वर्ड्स ज़्यादा रिपीट नहीं करने हैं। बट कई वर्ड्स होते हैं जो आप सेम उनको अल्टरनेटिव नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ही लिखेंगे हम, कंप्यूटर्स को कंप्यूटर्स ही लिखेंगे, मशीन्स लिखेंगे तो इट वोंट रियली मेक सेंस। तो जहाँ पे वर्ड आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स 100% फाइन। बट वेयर यू हैव एन अल्टरनेटिव, यू हैव टू try to use that particular word. And then we have got grammatical range and accuracy. मेक श्योर करें कि जो भी लिखें वर्ड्स 100% करेक्ट हों। साथ के साथ ट्राई करो थोड़े से रेंज ऑफ सेंटेंसेस लिखो ताकि ये डेमोन्स्ट्रेट हो, आप ये दर्शा सको, ये बता सको कि हाँ भाई मैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस नहीं लिखता हूँ, मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने भी आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस भी लिखने आते हैं। तो ये से थोड़े से टिप्स फॉर योर मार्किंग क्राइटेरिया। अब हम क्या देखेंगे कि आपके टेम्पलेट क्या हैं, आपके वर्ड्स कौन से आपने यूज़ करने हैं, आप अपने पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। चलो लेट्स गेट इनटू द essay task 2 for the day. To what extent do you agree or disagree? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखना क्या है, कौन सी साइड लेनी है, कौन सी साइड नहीं लेनी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होता कि आइल्स ने कहा कि ये लेनी है, बट रिकमेंडेड होती हैं चीज़ें जो ज़्यादा बेटर रहेंगी, विच विल बी बेटर फॉर यू। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री में 70-30 लिखो। जो सी साइड आप लिख रहे हो उसके 2 पैराग्राफ बनाओ, जो साइड आप नहीं ले रहे हो उसका 1 पैराग्राफ बनाओ। तो मेजॉरिटी आप उसका लिखेंगे जो सी साइड आप ले रहे हो या जिस चीज़ की आप फेवर में हो। जो साइड आप नहीं ले रहे हो उसके बारे में आप कम लिखेंगे। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 या 3 सेंटेंस लिखने हैं। पहले सेंटेंस में आपको टॉपिक स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर देना है कि टॉपिक स्टेटमेंट ही लिखो बट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके लिखो ताकि ये डेमोन्स्ट्रेट हो जाए कि आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज या यूज़ ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज अच्छे हैं और आपका जो मेन आइडिया वो एड्रेस भी हो जाए। फिर एक जर्नल स्टेटमेंट ऑप्शनल है, टॉपिक के बारे में आप दे सकते हो, नहीं देनी तो ना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में आप अपना स्टैंड बताओगे या थीसिस स्टेटमेंट दोगे। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है कि आप बता देते हो कि भाई मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ और ये चीज़ें मैं अपने जो अपकमिंग पैराग्राफ्स हैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। फिर आगे आपका बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या आएगा, जो आप जो सी पोजीशन ले रहे हो उसका फर्स्ट रीज़न। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर के ज़्यादा फायदे हैं नुकसान से, तो पहला फ़ायदा मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। बॉडी पैराग्राफ 2 में सेकंड फायदा एक्सप्लेन करूंगा। बॉडी पैराग्राफ 3 ऑपोजिट साइड होगी, इसमें मैं एक डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करूंगा। फिर आएगी कंक्लूजन। तो बॉडी पैराग्राफ में आपके 4 से 5 सेंटेंस आ सकते हैं। पहला सेंटेंस आप देंगे ओपनिंग सेंटेंस जहाँ पे आप फर्स्ट रीजन बताएंगे। फिर आ गया सेकेंड सेंटेंस जहाँ पे आप रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक सेंटेंस इसके बीच में सेकंड और थर्ड के बीच में और आ सकता है जहाँ पे आप मोर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बट वो ऑप्शनल होता है। फिर थर्ड सेंटेंस एक्सप्लेनेशन के बाद अब एग्जाम्पल और फोर्थ पैराग्राफ की कंक्लूजन दे देंगे आप। यहाँ एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे देंगे छोटी सी जहाँ पे आप बता देंगे कि ये आइडियाज मैंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में डिस्कस किए हैं। फिर आगे आपका बॉडी पैराग्राफ 2 सेकंड रीजन लिखनी है। यहाँ पे आपने अपनी पोजीशन का 4 से 5 सेंटेंस बनाने हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो 4 ही बनाएं, बट अगर आप 100% श्योर हैं तो आई रेकमेंड कि आप 5 बना लें। फर्स्ट सेंटेंस में आपने अगेन ओपनिंग सेंटेंस देना है, सेकंड में आप उसको एक्सप्लेन करो, थर्ड एक सेंटेंस ऑप्शनल है यहाँ पे जहाँ पे आप मोर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। थर्ड सेंटेंस फिर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पे आप एग्जाम्पल दो और फोर्थ में उसकी कंक्लूजन दे दो। बॉडी पैराग्राफ 3 आ जाएगा जो आप ऑपोजिट साइड का लिखोगे। स्ट्रक्चर सेम ही है, ओपनिंग सेंटेंस जहाँ पे आप फर्स्ट रीजन देंगे अपना, सेकंड सेंटेंस उसको एक्सप्लेन करेंगे, थर्ड ऑप्शनल है जहाँ पे आप फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिर थर्ड सेंटेंस जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है लॉजिकल एग्जाम्पल देंगे अपनी एक्सप्लेनेशन का और फोर्थ कंक्लूजन देंगे। फिर आ जाएगी आपकी कंक्लूजन, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस ही लिखने हैं। क्या लिखना है, एक तो कंक्लूसिव पूरे पैराग्राफ की कंक्लूजन दे देनी है
और एक ऑप्शनल स्टेटमेंट दे देंगे जो प्रेडिक्शन हो सकती है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसा करना चाहिए, सजेशन दे सकते हो, या ऐसा बता सकते हो ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अराउंड आपके 16-17 सेंटेंसेस आएंगे, सिर्फ 16-17 सेंटेंसेस लिखने हैं और वो सही लिखने हैं, हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ओके, सबसे पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं हम क्या है। गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट इन द आर्ट्स सच एज म्यूजिक एंड थिएटर इज अ वेस्ट ऑफ मनी। Governments must invest this money in public services instead. To what extent do you agree with this statement? अब वो क्या कह रहा है, जो गवर्नमेंट पैसा लगाती है म्यूजिक में या थिएटर में वो बेकार है, वो नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह पे गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन बना दिए, रोड बना दिए, क्लीनिंग करवा दी, सीवरेज बना दिए। तो क्या कह रहा है वो, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है म्यूजिक या थिएटर पे वो नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय हमें गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट से किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स किस हद तक सहमत हो या एग्री हो। अब एग्री डिसएग्री ऐसे है, हमें एक साइड लेनी पड़ेगी, भाई गवर्नमेंट को आर्ट पे लगाना चाहिए पैसा, या फिर वो बेकार है उसको पब्लिक सर्विसेज पे लगाना चाहिए। मैं पर्सनली साइड लूँगा कि उसको, गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ म्यूज़िक एंड थिएटर उनको पब्लिक सर्विसेज पे पैसा लगाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लूँगा, गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट हाईलाइट कर लेंगे, आर्ट म्यूज़िक थिएटर हाईलाइट कर लेंगे, पब्लिक सर्विसेज हाईलाइट कर लेंगे। ये मेन चीज़ें हैं, हमने इनके अराउंड डिबेट करनी है कि पब्लिक सर्विसेज इंपॉर्टेंट है या आर्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमारे ऐसे में आने चाहिए। अब करते हैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू, देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखना है। राइटिंग द इंट्रोडक्शन, टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। एग्री डिसएग्री ऐसे में टू वॉट एक्सटेंट वाले में सिर्फ एग्री डिसएग्री नहीं, टू वॉट एक्सटेंट। एग्री डिसएग्री ऐसे वो भी होता है जिसमें या तो सिर्फ एग्री करना होता है या डिसएग्री। टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री बोल रहा है ये, यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिखना है। ये 8 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कर लेना इनको। कोई भी टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री ऐसे आता है, आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, आइडिया सारे हैं बट ये नहीं पता लग रहा भाई पहला सेंटेंस लिखूं कैसे। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन द मॉडर्न एरा, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड या इट इज़ ऑफन थॉट दैट वेदर डैश और डैश इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। क्या लिख सकते हैं, वेदर स्पेंडिंग ऑन मनी और इन्वेस्टिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज इज हेल्पफुल इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। या आप लिख सकते हैं देयर इज करंटली अ कंटेंशियस आर्ग्यूमेंट वेदर। आगे आप स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं। तो इन 8 में से कोई भी आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी स्टेटमेंट क्या है, इन द अल्ट्रा मॉडर्न एरा देयर इज अ ह्यूज डिबेट दैट, या मेनी पीपल बिलीव दैट, देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट, इट इज ऑफन सेड दैट, दीज डेज इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट। तो इनमें से आप कोई भी सेंटेंस या फ्रेज यूज कर सकते हैं। फिर उसके अगला स्टेटमेंट, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया जहाँ पे आपको अपना ऐसे टॉपिक पैराफ्रेज करके लिखना है। उसके बाद जो थीसिस स्टेटमेंट या फिर आपका जो स्टैंड होता है कि भाई इस ऐसे में मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ, वो कैसे लिखना है। वाइल आई डू एडमिट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डैश, द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कि मैं ज़्यादा तो यही मानता हूँ कि कंप्यूटर के फ़ायदे हैं, लेकिन कंप्यूटर के जो नुकसान है, इंपॉर्टेंस की जगह वहाँ पे डिसएडवांटेजेस आ जाएगा, ऑफ कंप्यूटर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। Both the perspective have their own reasons. However, I personally believe that computers have more advantages, more benefits, right? From my perspective, investment in public services seems to be more rational, but with a few exceptions. कि मेरे हिसाब से पब्लिक सर्विसेज में पैसा लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ ऑपोजिट रीजंस भी हैं। तो इन 6 में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 100% वर्क करेगा, लेकिन मेक श्योर करें जब आप इसके साथ अपना स्टैंड कनेक्ट करें वो ग्रामेटिकली या ग्रामर तौर पर 100% सही हो। अब आ गया है आपका इंट्रोडक्शन। देखते हैं मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिया। पहले देखते हैं, 2 मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिए आपको, जो मैंने आपको टेम्पलेट या फ्रेजेस दिए हैं, दोनों यूज़ करें। अब यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, आर्ट्स हो गया, म्यूजिक थिएटर हो गया, वेस्ट ऑफ मनी हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गया। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट, ये सेम टू, जो येलो है वो सेम टू सेम फ्रेज लिख दिया मैंने, कि गवर्नमेंट है जो शुड स्पेंड, इन्वेस्ट की जगह मैंने क्या वर्ड लिख दिया, स्पेंड लिख दिया। यहाँ पे देयर फंड्स लिख दिया, स्पेंड देयर फंड्स, राइट, मनी नहीं लिखा, फंड्स लिख दिया, ताकि मैं सिनोनिम्स यूज कर दूं, पैराफ्रेज कर सकूं। इन्वेस्ट देयर फंड्स, स्पेंड देयर फंड्स ऑन पब्लिक सर्विसेज इंस्टेड ऑफ
एलोकेटिंग देयर रिसोर्सेज। अब एलोकेटिंग देयर रिसोर्सेज भी मैंने एक सिनोनिम या ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर लिया। आर्ट्स या म्यूज़िक या थिएटर का मुझे नहीं लगता कि कोई सिनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी सेंस नहीं बनेगी, तो मैंने एज इट इज़ किया है। या फिर आप लिख सकते हैं where the government should spend their funds on arts such as music and theatre, or focus more on public services such as public health and education। public health and education मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, जो public services के साथ मैंने लिख दिया है। is a controversial issue। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को आर्ट पे पैसा लगाना चाहिए या पब्लिक सर्विसेज पे लगाना चाहिए, ये कंट्रोवर्शियल इशू है। ये हो गया अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, जहाँ पे मैंने ऐसे टॉपिक को कर दिया पैराफ्रेज। अब आ गया थीसिस स्टेटमेंट। मैं सेंटेंस सेकंड जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिया था ऑप्शनल, वो नहीं लिख रहा हूँ, सीधा थीसिस पे आ रहा हूँ। वाइल आई डू एडमिट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सेम लिख दिया। क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर द गवर्नमेंट टू बजट, मतलब गवर्नमेंट टू बजट, बजट का क्या मतलब है? पैसे लगाना लिख दिया। टू स्पेंड नहीं लिखा मैंने, स्पेंड पहले ही लिख चुका हूँ। टू इन्वेस्ट भी नहीं लिखा क्योंकि इन्वेस्ट टॉपिक में लिखा है, मैं थोड़ा और कोई वर्ड यूज़ करना चाहता था। फॉर द गवर्नमेंट टू बजट एंड लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग, पब्लिक हेल्थ के साथ पब्लिक सर्विसेज की जगह पब्लिक हेल्थ लिख दिया यहाँ पे। द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब मैंने क्या बोला कि मेरा मानना ये है कि ज़्यादा जरूरी गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देना है, लेकिन जो आर्ट्स हैं वो भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मेन आइडिया कि पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट मैं थोड़ा सा आर्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मतलब मेरे हिसाब से या मेरे अनुसार, एलोकेटिंग फंड्स टूवर्ड्स एसेंशियल सर्विसेज। अब मैंने पब्लिक सर्विसेज नहीं लिखा है, एसेंशियल सर्विसेज के साथ लिख दिया हेल्थ एंड एजुकेशन, जो कि पब्लिक सर्विसेज का ही एक ऑल्टरनेटिव है। जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो एसेंशियल ही होती हैं हमारी, जैसे हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, जिस पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है। सीम्स टू बी मोर रैशनल कि वो इन चीज़ों पे पब्लिक सर्विसेज पे पैसा लगाना ज़्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं या इसके भी कुछ ऑपोजिट्स हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी लिखें वो ग्रामेटिकली सही हो। इनको 2 बार पढ़ो, फ्रेजेस यूज़ करो, टेम्पलेट यूज़ करो, 100% आपका स्कोर आएगा। अब देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसा लग रहा है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट्स should spend their funds, गवर्नमेंट भी लिख सकते हो आप, should spend their funds on public services instead of allocating their resources in arts including music and theatre. While I do admit to a greater extent that it is important for the government to budget and look after public health and well-being, the importance of arts cannot be ignored. तो ये होगी हमारी introduction 1. Similarly, we have got where the government should spend their funds on arts such as music and theatre, or focus more on public services such as public health and education, is a controversial issue. From my perspective, allocating funds towards essential services such as health and education seems to be more rational, but with a few exceptions. तो दोनों की ही सेंस बन रही है। दोनों में मैंने पहले पैराफ्रेज किया, बाद में मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यस, पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दूसरी चीज़ भी थोड़ी बहुत हम देख सकते हैं। दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं सोचना है, चीज़ों को इधर उधर करके लिखना है ताकि मीनिंग भी बने और एफर्ट भी कम लगे। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, ध्यान रखना इन चीज़ों का प्लीज़। अब आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 पे। बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 4 से 5 सेंटेंस लिखने हैं, हर एक सेंटेंस को स्टार्ट करने के वर्ड्स दे रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली कर सकते हैं, या फिर टू स्टार्ट विद, या टू स्टार्ट द प्राइमरी रीजन ऑफ माई एग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट अबव इज दिस, कि स्टार्ट करने के तौर पर या स्टार्ट करने के लिए जो मेरा मुख्य कारण है, जिसके कारण मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट या ऊपर वाले वाक्य के साथ सहमत हूँ, वो ये है कि फर्स्ट रीजन ये है। वन ऑफ द की रीजन बिहाइंड माई एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भी लिख सकते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस द की रीजन बिहाइंड माई एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं। पांचों वर्ड्स को, पांचों फ्रेजेस को नोटबुक में लिख लो, आज नहीं तो कल काम जरूर आएंगे, ध्यान रखना इन चीज़ों का। सेकंड सेंटेंस, जहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना थोड़ा सा, ताकि हम अपनी लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। सेकंड स्टेटमेंट जो कि आपके फर्स्ट रीजन की एक्सप्लेनेशन है, कैसे शुरू करनी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करेंगे, बट शुरू कैसे करना है? टू इलैबोरेट दिस फर्दर, या टू इलैबोरेट फर्दर, दिस विल नॉट ओनली हेल्प विद दिस बट ऑल्सो हेल्प विद दिस। फॉर एग्जाम्पल, टू इलैबोरेट दिस, this will not only help to increase the quality of life in the public, but will also help them to lead a peaceful and happy life.
तो यहाँ पे हम दो एडवांटेजेस दे रहे हैं, नॉट ओनली, ना कि सिर्फ ये करने में मदद करेगी, इसके साथ साथ ये भी करने में मदद करेगी। नॉट ओनली का मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ये तो करेगी ही करेगी, ना सिर्फ ये करेगी, साथ में ये वाली चीज भी करने देगी। टू क्लैरिफाई दिस विल नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, कि नॉट ओनली के बाद आपका फर्स्ट एडवांटेज आ जाएगा, बट ऑल्सो के बाद सेकेंड एडवांटेज आ जाएगा। फिर टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, या कोई भी आप वर्ड या कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन करने के लिए। फिर आ गया आपका सेंटेंस नंबर 3। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसका लिख रहे हैं? जिसके एक्सप्लेनेशन दिए। एग्जाम्पल को नॉर्मली बच्चे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, लिख सकते हो, बट ज्यादा अकेडमिक वर्ड लिखना है, फॉर इंस्टेंस लिख दो, एज एन एग्जाम्पल लिख दो, टू साइट एन एग्जाम्पल लिख दो, टू इलस्ट्रेट लिख दो, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर पहले एग्जाम्पल देके बोल सकते हो डैश, फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग इन पब्लिक सर्विसेज द करप्शन, या द क्वालिटी ऑफ लाइफ या हैप्पीनेस इंडेक्स इन इंडिया वेंट अप बाय 30%, could be a good example of this scenario, something like this। पहले एग्जाम्पल देके फिर आप बोल सकते could be a good example in this particular scenario या फिर of this scenario, right? Then you have got fourth sentence, जो पैराग्राफ की कंक्लूजन करनी है। अभी तक हमने क्या किया? पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हमने रीजन दिया, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में रीजन एक्सप्लेन किया, फिर हमने दे दिया उसका एग्जाम्पल। अब आ गया फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में हमने पैराग्राफ कर देना खत्म। खत्म करने के लिए एज अ रिजल्ट, दस, देयरफॉर, हेंस, सो, इनमें से कोई भी वर्ड या कनेक्टर या फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसी टॉपिक के बारे में ये सारी चीजें यूज करके कैसे बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर करता हूँ। इन चीजों का ध्यान रखना कि आपको चीजों को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था? गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज पे या फिर आर्ट्स में खर्चा करना चाहिए। हमने साइड ली कि पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह पे खर्चा करना चाहिए। इस बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा? मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज पे क्यों स्पेंड करना चाहिए। तो मैं पब्लिक सर्विसेज की एक रीजन, साथ में एक्सप्लेनेशन, साथ में एग्जांपल दूंगा। चलो देखते हैं बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा मैंने। इन द फर्स्ट प्लेस द की रीजन बिहाइंड माई एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब कि मैंने ऊपर किस चीज से एग्री किया। इन द फर्स्ट प्लेस द की रीजन बिहाइंड माई एग्रीमेंट इज दैट स्पेंडिंग फंड्स टूवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या कह रहा हूँ? जो फंड्स पब्लिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे लगाने से क्या होगा? विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंट्री एज अ होल। कि जब आप पब्लिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट पैसा लगाएगी तो इंडिविजुअल के साथ साथ पूरे कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी। टू इलैबोरेट फर्दर इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन विल नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, देख लो। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन या इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन, ना ही लिटरेसी रेट, एक कोलोकेशन आ गया, विल नॉट ओनली इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन द कंट्री बट विल ऑल्सो के आगे एक और एडवांटेज आएगी, हेल्प द सिटीजन्स टू सिक्योर अ गुड जॉब एंड करियर। कि इससे लिटरेसी रेट तो बढ़ेगा या एजुकेशन पे पैसा लगाने से, साथ ही साथ जो सिटीजन्स होंगे इनका करियर भी अच्छा होगा, जॉब भी बढ़िया मिलेगी। अब ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है, अगर आपको एक और एक्सप्लेनेशन देनी है आप दे सकते हैं। जो मैंने ऑल्सो वाला सेंटेंस लिखा है, नहीं लिखना मत भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्सो बाय अटेंडिंग स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। थोड़ी सी हाई वो कैब यूज करिए, बट करोगे तो और बेटर रहेगा। स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से स्टूडेंट्स या सिटीजन्स को क्या होगा? उनके कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होंगे, जो कि उनके प्रोफेशन, मैंने आपकी जॉब या करियर नहीं यूज़ किया, यहाँ प्रोफेशन यूज़ कर लिया ताकि मैं वर्ड्स रिपीट ना करूँ। प्रोफेशन क्यों यूज़ किया? ताकि मेरी वोकेबलरी डाउन ना हो, लेक्सिकल रिसोर्सेज में स्कोर ना कटे। तो एक तो उनको जॉब अच्छी मिलेगी, करियर अच्छा मिलेगा, देश की तरक्की होगी, साथ ही साथ उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, जो कि उनको जॉब में मदद करेंगे। अब आ गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किस चीज़ का होगा? एग्जाम्पल एक्यूरेट नहीं, असल नहीं होना चाहिए, बट एक लॉजिकल होना चाहिए कि भाई ऐसे हुआ था तो ऐसे, ऐसा कुछ। लेट्स से आप एक रिसर्च का एग्जाम्पल दे रहे हो या कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो, पर्सनल एग्जाम्पल दे रहे हो, तो कोई चेक नहीं करने जाएगा कि हाँ भी ये असली में हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल किस चीज़ का देना है हमने? कि पब्लिक सर्विसेज कैसे फायदेमंद है जब एजुकेशन पे पैसे लगाते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अ सर्वे कंडक्टेड मैंने अपनी तरफ से बनाया इन 2006 बाय द गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिवील्स दैट, कि 2006 में गवर्नमेंट ने यूएस में एक सर्वे किया था, उसमें क्या पता लगा? रिवील्स दैट तक आप सेम ही लिख सकते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन हु अटेंडेड कॉलेज वाज 3 times द इनकम ऑफ अ पर्सन हु डिड नॉट।
क्या मतलब है, सर्वे में क्या पता लगा, जो बंदा कॉलेज किया या फिर जहाँ पे स्कूल या एजुकेशन में इन्वेस्ट हुआ, वहाँ पे इनकम 3 गुना थी एज कम्पेयर टू जहाँ पे एजुकेशन में स्पेंड नहीं हुआ। तो ये हो गया एग्जाम्पल कि क्या फ़ायदा है एजुकेशन में स्पेंड करने का। अब आ गई हमारी कंक्लूसिव स्टेटमेंट। देयरफॉर से शुरू करेंगे। इन्वेस्टिंग इन एसेंशियल सर्विसेज यूज कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ पब्लिक सर्विसेज, विल हेल्प द सोसाइटी एंड लीड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट। की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, प्रोग्रेस। कंट्री की जगह क्या कर लिया, नेशन। तो वर्ड्स डिफरेंट यूज कर लिया, मीनिंग सेम ही रहेगा, अब उसका एडवांटेज तो वही रहेगा ना, घुमा फिरा के। देयरफॉर इन्वेस्टिंग इन एसेंशियल सर्विसेज विल हेल्प द सोसाइटी एंड लीड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो ये हो जाएगा आपका बॉडी पैराग्राफ 1। थोड़ा सा लेंथी है मेरा, ऑल्सो वाला सेंटेंस ऑप्शनल है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आइडियाज हैं तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। कई बार क्या होता है कि आपके पास आइडियाज आ जाते हैं पर आपको लग रहा होता है कि वर्ड्स तो सेम है। इन दैट केस आप क्या करो, जो आपको लग रहा है ना सेंटेंस लिख लो, ताकि जब खत्म हो जाए, आपका ऐसे खत्म हो जाए, जो हम प्रूफ रीड करें या एडिटिंग करें तब हम वर्ड्स चेंज कर लें, क्योंकि तब आप कामली इजीली वर्ड्स के बारे में सोच सकोगे। अगर आप अभी वर्ड्स के बारे में सोचने लग जाओगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। जैसे नेशन की या फिर कंट्री का कोई वर्ड नहीं आ रहा है, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में आपको नेशन की जगह कंट्री लिख देना चाहिए था, और जब आप प्रूफ रीड करो तब नेशन लिख दो कंट्री की जगह, या कोई और वर्ड लिख दो, राइट। तो ये चीज़ें करनी है बॉडी पैराग्राफ 1 में। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी पैराग्राफ 2, जो कि सिमिलर ही होगा और इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट होगा, मतलब कि जो साइड मैंने लिया उसी के बारे में होगा। बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे स्टार्ट किया, सेकेंडली से स्टार्ट किया है। इन्वेस्टिंग इन, अब यहाँ पे मेरे को एक और एडवांटेज देना पब्लिक सर्विसेज का, कि पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करके क्या फायदा होता है। सेकेंडली, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सर्विसेज सच एज बिल्डिंग न्यू रोड्स। अब यहाँ पे पहले मैंने एजुकेशन बोला था, अब यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज में कहाँ पे हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं, रोड्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेकेंडली, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे यार पब्लिक सर्विसेज दोबारा आ गया, मैंने एसेंशियल सर्विसेज भी लिख दिया। जो मेन वर्ड्स होते हैं आप उसके 1-2 सिनोनिम्स ही लिख सकते हो, उसके बाद आपको वो चेंज आप करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप जो मेन वर्ड्स हैं वो 1-2 बार रिपीट भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सर्विसेज सच एज बिल्डिंग न्यू रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जो न्यू रोड्स बनेंगे या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पैसा लगेगा, उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स की इंप्रूव होगी। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। टू एक्सप्लेन इट फर्दर या टू इलुसिडेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रोड्स की जगह मैंने क्या यूज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। उससे क्या होगा, विल रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स अलॉन्ग विद यूज कर दिया, ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए कि इससे रोड एक्सीडेंट तो रिड्यूस होंगे, साथ ही साथ जो टाइम स्पेंड होता है कम्यूट करने में, कम्यूटिंग किसकी जगह लिखा है मैंने, ट्रैवलिंग की जगह। ट्रैवलिंग की जगह क्या वर्ड यूज किया, कम्यूटिंग। टाइम स्पेंट ऑन कम्यूटिंग विल गो डाउन, या अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंट ऑन कम्यूटिंग। कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं, इसे रोड एक्सीडेंट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक और आइडिया जोड़ दिया। रोड एक्सीडेंट कम होंगे, साथ साथ जो टाइम ट्रैवलिंग में स्पेंड हुआ है वो भी कम हो जाएगा। दिस विल साइमल्टेनियसली, इसी के साथ साथ एक थर्ड सेंटेंस जो कि ऑप्शनल है फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, आप यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस बोल सकते हैं, या दिस विल साइड बाय साइड बोल सकते हैं, बट साइमल्टेनियसली इज अ बेटर एंड मोर एकेडमिक वर्ड। दिस विल साइमल्टेनियसली रिड्यूस एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड विल ऑल्सो इंक्रीज द हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ द नेशन। इससे क्या होगा, जो अनप्लान्ड चीजें कम होंगी, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर डिलेज हो गए, लोग लेट हो रहे हैं, वो कम हो जाएगा। इसी के साथ क्या होगा, हैप्पीनेस, या लोगों में खुशी भी बढ़ेगी। हैप्पीनेस इंडेक्स एक कोलोकेशन मैंने यूज कर दिया यहाँ पे। छोटा सा सेंटेंस है, ऑप्शनल है, नहीं भी लिखोगे तो 100% चल जाएगा, बट पहले 2 सेंटेंस, लास्ट के 2 सेंटेंस जो इस पैराग्राफ में दिख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल अब किस चीज का देंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड ही देंगे कि वहां पे पैसा लगाने से कैसे फायदा मिलता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस नोशन या ऑफ दिस सिनेरियो भी बोल सकते हैं, इस नाइजीरिया का एग्जाम्पल बना दिया है, जहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स 20% से कम हो गए जब से गवर्नमेंट ने रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना शुरू किया, या फिर जब से गवर्नमेंट ने रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंडर या जिसके तहत सारे हाईवेज रिपेयर किए थे। अब मैंने पहले क्या बताया कि पब्लिक सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यू रोड्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे रोड एक्सीडेंट कम होंगे, साथ ही साथ अनसर्टेनिटीज़ कम होंगी और लोगों को अनसर्टेनिटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ में जो टाइम ट्रैवलिंग में वो भी कम होगा। अब मैंने एक्सप्लेन करना कि भाई रोड एक्सीडेंट में मैं कह तो रहा हूँ कि टाइम कम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे, कैसे?
नाइजीरिया का एग्जांपल दे दिया जहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था, रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम, जिसके अंडर जब हाईवेज रिपेयर किए गए तो एक्सीडेंट 20% से कम हो गए। तो एक एग्जांपल आ गया जिससे कि मेरे आर्ग्यूमेंट और स्ट्रांग हो गए कि ये जो बंदा बोल रहा है दैट्स मोर लॉजिकल एंड मोर साउंड। देन इसको सम अप करना है, 10 इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करने करने से जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से क्या होगा, इट विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस एक कोलोकेशन है, एक वोकैबुलरी का वर्ड है, लिख लेना, विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा विद ग्रेट एफिकेसी एंड एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी और एफिकेसी इंप्रूव करेगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव होगी। वर्ड्स मुश्किल यूज़ किए हैं लेकिन इसीलिए किए हैं क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं हर एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कोई भी चीज़ के एडवांटेज है, कंप्यूटर भी इंप्रूव करता है, मैप्स भी इंप्रूव करते हैं, स्मार्टफोन भी इंप्रूव करता है, हर एक जगह ये यूज़ कर सकते हो। ग्रेटली इन्फ्लुएंस वर्ड भी ऐसा है, 99% ऐसे में यूज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लिख लेना प्लीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ 2, जो कि बॉडी पैराग्राफ 1 की तरह ही था। अब आ जाएगा बॉडी पैराग्राफ 3, जो कि ऑपोजिट साइड है। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑपोजिट साइड है, जो ऑपोजिट साइड है वो हमने शुरू कैसे करनी है। आपको थोड़े से वर्ड्स देता हूँ, ये भी लिख लेना, सारे के सारे बहुत जरूरी हैं। बॉडी पैराग्राफ 3 जो कि कॉन्ट्राडिक्टिंग साइड है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, 4 से 5 सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, पहले ओपनिंग सेंटेंस आएगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर ऑप्शनल स्टेटमेंट जहाँ पे आप फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, नहीं तो आप थर्ड सेंटेंस एग्जाम्पल दे सकते हैं, फोर्थ कंक्लूजन दे सकते हैं। ऑपोजिट साइड कैसे लिखना है, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस। इन स्पाइट और डिस्पाइट में क्या फर्क होता है, ध्यान रखना। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ जाता है, डिस्पाइट के साथ सीधा आर्ग्यूमेंट जाता है। डिस्पाइट ऑफ नहीं बोलते, इंस्पाइट ऑफ बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर सेकंड सेंटेंस कैसे लिखेंगे, टू इलैबोरेट इट, टू क्लैरिफाई, टू एक्सप्लेन दिस फर्दर। वो सेम एक्सप्लेन, अगर आपने एक बार नेगेटिव साइड शुरू कर दिया तो आप फिर एक्सप्लेन तो उसी पैराग्राफ में कर रहे हैं, तो वहां पे सेकंड सेंटेंस में आप नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। अगर आप हाउएवर बोल रहे हैं फर्स्ट में, सेकंड में भी हाउएवर बोल देंगे, मतलब ये दोनों सेंटेंस उल्टे हो जाएंगे। आपको बस पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के ऑपोजिट लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट या जो आपकी ओपनिंग सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग पैराग्राफ का आएगा वो ही ऑपोजिट आएगा। फिर आ गया आपका थर्ड सेंटेंस जो कि एक एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस, या टू साइट एन एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो, या टू इलस्ट्रेट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। और फोर्थ सेंटेंस देयरफॉर, हेंस, सो, दस, एज अ रिजल्ट, कुछ भी यूज कर सकते हो। बॉडी पैराग्राफ 3 कैसे लिखा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, कि इस तर्क बोल सकते हैं बट वो ज़्यादा हिंदी हो जाएगा, इस बात के बावजूद कि allocating resources towards public health is crucial, the importance of the value that arts bring to a nation cannot be ignored। जो येलो है वो सिर्फ क्या है, वो टेम्पलेट है। इन स्पाइट ऑफ जो आपने पॉजिटिव साइड दिए हैं, हम दूसरी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एलोकेटिंग या स्पेंडिंग मनी भी लिख सकते हो, स्पेंडिंग मनी टूवर्ड्स पब्लिक हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू दैट, अब यहाँ पे आ जाएगा जो दूसरी चीज़ है, आर्ट्स ब्रिंग टू अ नेशन कैनॉट बी इग्नोर्ड, कि हम यस पब्लिक हेल्थ पे या पब्लिक चीज़ों पे पैसा खर्च करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फ़ायदा आर्ट्स लेके आती है एक देश के लिए उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, इसके बारे में और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आर्ट्स क्या वैल्यू लेके आती हैं। आर्ट्स कैन नॉट ओनली, आर्ट्स कैन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, कैन नॉट ओनली बट ऑल्सो, कैन नॉट ओनली हेल्प टू कनेक्ट एंड लर्न अबाउट द पास्ट। एक तो हम जो आर्ट्स है, हमारे म्यूजिक है, थिएटर, इससे क्या होगा, हमें पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। थिएटर में जो हमारे रोल्स चलते हैं या प्लेस चलते हैं, उससे हमें पास्ट का पता लगता है कि हमारे पास्ट में एंसेस्टर्स कैसे थे। कैन नॉट ओनली हेल्प टू कनेक्ट एंड लर्न अबाउट द पास्ट बट ऑल्सो एड क्या, हेल्प की जगह एड वर्ड यूज करती है, बट ऑल्सो एड इन बूस्टिंग टूरिज्म, जिससे कि रेवेन्यू और लाइवलीहुड जनरेट होता है बहुत सारे लोगों का जो इस फील्ड में है। वर्ड्स क्या यूज किए हैं, टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, आर्ट्स कैन नॉट ओनली हेल्प टू कनेक्ट एंड लर्न अबाउट द पास्ट। आर्ट एक तो पुरानी चीज़ों के बारे में समझने में मदद करते हैं, इसी के साथ साथ टूरिज्म को भी बूस्ट करते हैं। मीन्स बहुत लोग, जैसे हम मेरे यहाँ पे म्यूजियम बना दिया, हमने ताजमहल में इन्वेस्ट कर दिया या कुछ भी म्यूजियम बना दिया, तो बाहर से लोग देखने आ रहे हैं, टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, जिससे कि रेवेन्यू और लाइवलीहुड काइंड ऑफ रेवेन्यू हो गया, बट डिफरेंट वर्ड यूज़ करती है मैंने, जीवन व्यापन बोलते हैं, वैसे बहुत हिंदी बोल रहा हूँ, जीवन व्यापन, लाइवलीहुड।
फॉर मैनी एंगेज्ड इन दिस फील्ड, एंगेज्ड इन दिस फील्ड मतलब कि वर्किंग इन दिस फील्ड, बट मैंने इसको मोर एकेडमिक बनाना था, मोर लॉजिकल बनाना था, तो मैंने एंगेज्ड इन दिस फील्ड कर दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, डैश इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो। इंडिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो वेयर इन्वेस्टिंग इन आर्ट्स हैज ग्रेटली अट्रैक्टेड, ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ग्रेटली अट्रैक्टेड वर्ड यूज कर सकते हैं, हैज ग्रेटली अट्रैक्टेड टू has greatly attracted tourists all around the world, boosting the economy। कि इंडिया इस बात का एक मुंह बोलता सबूत है, इंडिया इस चीज़ का एक सबूत है जहाँ पे आर्ट्स में इन्वेस्ट करने से क्या हुआ, बहुत टूरिज्म आया, बहुत टूरिस्ट आए, जिससे कि इकॉनमी या अर्थव्यवस्था या फिर इकॉनमी में बहुत ही सुधार आया, बहुत ही इम्प्रूव हुई। तो एक एक्सप्लेनेशन दे दी, ओपन कैसे किया कि यस पब्लिक सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेली पब्लिक सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आर्ट्स हमारे को फ़ायदा देती हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा देती हैं, एक तो हमें पास्ट के बारे में पता लगता है, दूसरा हमें इससे टूरिज़्म अट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, क्या एग्जाम्पल दिया हमने, इंडिया में जैसे ही टूरिज्म आर्ट्स पे इन्वेस्ट किया, बहुत टूरिस्ट आया, जैसे इकॉनमी और भी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, फिर एक आप ऑप्शनल स्टेटमेंट है, कैसे, अगर आप एक और नेगेटिव लिखना चाहते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है मत लिखो। ऑल्सो आर्ट्स इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड थिएटर इज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मैनी एंड विल हेल्प टू, और या हेल्प्स टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन। कि यस टूरिज्म तो आता ही है, रेवेन्यू तो आता ही है, जॉब से मिलती है, इससे क्या होता है कि एंटरटेनमेंट भी होता है, जिससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है। दैट्स फाइन, ऑप्शनल स्टेटमेंट है। बट लास्ट कंक्लूसिव स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर आर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। देयरफॉर से शुरू कर रहा हूँ, जो आर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करना होता है कंक्लूसिव में, जो आइडियाज दिए ना वो ही देयरफॉर में लगा देने हैं। देयरफॉर आर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रेवेन्यू, फॉर लाइवलीहुड, फॉर लर्निंग द पास्ट, टू एक्सपीरियंस द पास्ट, कुछ भी लग सकते हो। देयरफॉर आर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द इकॉनमी। अब मैंने बूस्टिंग द इकॉनमी की जगह रेगुलेशन लिख दिया कि उसको मेंटेन करने में, इन द रेगुलेशन ऑफ द इकॉनमी एज वेल एज इन वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। कि यस इकॉनमी के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी बहुत तरह से मदद करता है। वर्ड्स डिफरेंट यूज़ किए, मीनिंग वही है। मीनिंग क्या है, शुरू में लाइवलीहुड और जॉब्स दे रहा था, ठीक है, और एक पैसे लेके आ रहा था, टूरिज्म आ रहा है। एंड में भी मैंने टूरिज्म लिखना था, लेकिन मैंने इकॉनमी लिख दिया, लोगों की सीधा मदद करने की जगह लिख दिया मैंने वेलबींग ऑफ मैनी पीपल। तो मीनिंग सेम ही रहेगा, बट क्या होगा कि जब हम सम अप कर रहे हैं वर्ड्स यूज़ करो डिफरेंट, जहाँ तक कर सकते हो, जहाँ नहीं कर रहे हो वहाँ गलत वर्ड मत यूज़ कर देना। जहाँ भाई गवर्नमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो गवर्नमेंट की जगह आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं। गवर्नमेंट की जगह स्टेट तो नहीं लिख सकते हैं, कंट्री तो नहीं लिख सकते ना। जहाँ पे इजीली वर्ड चेंज कर सकते हो करो, ताकि आपकी वोकैबुलरी और वर्थ इंप्रूव हो और चीज़ें लॉजिकल साउंड करें। फिर आ गया आपका कंक्लूजन, जो कि आपका लास्ट पैराग्राफ है। कंक्लूजन में सिर्फ दो स्टेटमेंट्स देनी है, एक ओवरऑल कंक्लूजन और एक सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शनल, जहाँ आप अपना सजेशन, प्रिडिक्शन या अपना बता सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। कंक्लूजन कैसे स्टार्ट करनी है, टू कंक्लूड इन कंक्लूजन, टू पुट इट इन अ नटशेल भी लोग यूज़ करते हैं, कर सकते हो, दैट्स फाइन। टू ड्रॉ द कंक्लूजन टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ये यूज़ कर सकते हो। फिर सेकंड सेंटेंस जो ऑप्शनल है, देयरफॉर हेंस सो दस, बहुत बड़ी कंक्लूजन नहीं लिखनी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। दो सेंटेंस लिखने अराउंड 30 वर्ड्स। देखते हैं मैंने कंक्लूजन क्या लिखा है। कंक्लूजन में पहली बात आएगा क्या, जो मेन आइडियाज दिए ना उनको ही आपको रैप अप करके लिखना है डिफरेंट वर्ड्स में। टू कंक्लूड, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दिया था, एडवांटेज दी थी, याद करो। सेकेंड एडवांटेज दी थी डेवलप द नेशन एंड इंक्रीज हैप्पीनेस। गवर्नमेंट मस्ट, इन तीनों एडवांटेजेस को करने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करना है। मैंने एंड में बोलना तो यही है, क्योंकि मैंने स्टैंड तो यही लिया ना कि भाई पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि पब्लिक सर्विसेज आर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट लिखना कैसे है, टू कंक्लूड, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेवलप द नेशन एंड इंक्रीज हैप्पीनेस अमंग द पब्लिक, government must allocate more resources toward public services such as education and transportation as compared to arts। कंक्लूजन आ गई है, बात वही करी है, सारी चीज़ों को सम अप कर दिया। बॉडी पैराग्राफ में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोला था, ठीक है, फिर बोला था कि ये नेशन को डेवलप करने में मदद करेगा, टूरिज्म लेके आएगा, हैप्पीनेस इंक्रीज करेगा। वही 3-4 आइडिया लिख दिए हैं। क्या आइडिया लिखे हैं, टू कंक्लूड, इन ऑर्डर फॉर द गवर्नमेंट या इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेवलप द नेशन, बूस्ट टूरिज्म, ब्रिंग मोर रेवेन्यू। 3-4 चीज़ें लिख दो। गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड या गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट या गवर्नमेंट मस्ट एलोकेट मोर रिसोर्सेज
टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि मैंने पब्लिक सर्विसेज के फ़ायदे के बारे में साइड ली थी, सच एज एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एज कम्पेयर टू आर्ट्स। दिस विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। जो लास्ट सेंटेंस है ये रट लेना, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे सिनेरियोस में ये यूज़ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पूरे का पूरा सेंटेंस लिख लेना कहीं ना कहीं। या फिर कंक्लूजन ऐसे भी लिख सकते हैं, टू कंक्लूड इवन दो मतलब कि हाँ भाई ये भी कर सकते हैं लेकिन। टू कंक्लूड, even though investing in arts is of great importance, the positives that public services bring such as better quality of life, development of nation, again कि आर्ट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन जो मैंने एडवांटेजेस दिए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस वही लिखनी है जो ऊपर पैराग्राफ्स में लिखी है, नए आइडियाज़ नहीं इंट्रोड्यूस कर देने हैं यहाँ पे। ठीक है, आइडियाज़ पहले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में दे दिए हैं, कंक्लूजन में उनको ही रैप अप करना है, उनको ही ख़त्म करना है। To conclude, even though investing in arts is of great importance, the positives that public services bring, such as better quality of life, development of the nation, and increased happiness, cannot be ignored. Thus, the government should allocate more resources towards public services as compared to arts. एंड में बोलना यही है कि भाई पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा पैसा लगाओ एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स। और फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कंक्लूजन की, उसमें आपको जो आइडियाज़ दिए हैं वो दोबारा पैराफ्रेज करके लिख देने हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका ऐसे ख़त्म। देख सकते हैं ऐसे मेरा थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने एज मैनी सेंटेंसेज आपको बता सकता था लिखे हैं। जो ऑप्शनल सेंटेंसेज मैंने बॉडी पैराग्राफ 2, 3 और 4 में बताए, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और 3 में बताए थे, वो आप रहने भी दे सकते हैं, लेकिन आपको 4 से 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो मैंने आपको फ्रेजेस बताए थे वो सही तरह यूज़ करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझना मार्किंग क्राइटेरिया क्या, टास्क अचीवमेंट आनी चाहिए। टॉपिक पढ़ लो ध्यान से, टॉपिक अगर सही तरह एड्रेस नहीं होगा टास्क अचीवमेंट मिस हो जाएगी, बहुत नंबर कट जाएंगे। फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज, वर्ड्स सिनोनिम्स यूज़ करो, सेम वर्ड्स रिपीट मत करो, एकेडमिक वर्ड्स यूज़ करो। फिर आ गया आपका कोहेरेंस, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस भी बोल सकते हैं, या कोहेरेंस एंड कोहेजन। मेक श्योर करो फ्रेजेस यूज़ करो जो मैंने आपको बताए हैं, अपना बॉडी पैराग्राफ के लिए यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रोनाउंस यूज़ करो ताकि स्टेटमेंट में रिलेशन एस्टैब्लिश हो। और साथ ही साथ जो आपका स्ट्रक्चर है वो लॉजिकल होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन 2 या 3 सेंटेंसेस की, बॉडी पैराग्राफ 4 या 5 के, कंक्लूजन 1 या 2 सेंटेंस की। बहुत चीज़ें वेरी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कि बॉडी पैराग्राफ में 7 लिख दिए 1 में, दूसरे में सिर्फ 3 सेंटेंस लिख रहे हैं। नो, इट शुड बी लॉजिकल, शुड लुक नाइस एंड शुड बी 100% परफेक्ट। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अराउंड 300 वर्ड्स लिखो, ये फ्रेजेस यूज़ करो। आप अपना ऐसे भी लिख के नीचे डाल सकते हो ताकि मैं देख सकूं कि आप सही कर रहे हो या नहीं। और लास्ट चीज़, ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि हाँ भाई ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें इतनी भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर देनी है कि ग्रामर सही करने के चक्कर में या फिर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स लिखने के चक्कर में आप ग्रामर ही गलत कर दें और वहाँ पे सारे पॉइंट्स चले जाएं। सही लिखें, टू द पॉइंट लिखें, एक्सप्लेन करें, बट गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना कि भाई 2 चीज़ें कम लिख दो बट गलत ना हो। 5 आइडिया मत फंसाओ 2 ही, बट जो भी करो वो 100% सही हो। मार्कर या एग्जामिनर को गलती ना मिले आपके आंसर में, यू विल गेट द स्कोर। ये चीज़ का ध्यान रखना। इसी के साथ दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू थिंक द वीडियो वाज हेल्पफुल प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो हेल्पफुल थी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, उससे मोटिवेशन मिलती है और मैं ट्राई करूँगा कि और वीडियोस ला सकूँ आपके लिए। प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जहाँ मर्जी आप पढ़ रहे हो दैट्स फाइन, बट शेयर ज़रूर करना ताकि आपके साथ उसका भी स्कोर आ सके। सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से आ रही हैं, जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ जिनके स्कोर आ रहे हैं उनके मैं जो कंक्लूजन निकालता हूँ कि इसका स्कोर क्यों आया क्यों नहीं आया, वही आपको वीडियोस में देता हूँ। वीडियोस थोड़ी लेंथी होती हैं बट कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वीडियो देख के स्कोर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको आईएलटीएस, पीटी या कोई और इंग्लिश एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, वी डू प्रोवाइड क्लासेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर भी आ रहा है। आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो, पंजाब में, वी हैव गॉट इंस्टीट्यूट इन Jalandhar, you can visit us for a free mock test on this particular address or you can give us a call to know more about it. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मुझे बताओ, मैं वही टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। Make sure you like, share and subscribe and share it with your friends as well. Varun from Language Academy. I'll see you very soon. One more thing, if you're in Australia, you can come and see me in Sydney or Parramatta. This is the address and this is the phone number.
feel free to contact us and we'll make sure we help you to crack this exam in the very first go with your desired score. Varun from Language Academy, see you very soon. Do let me know in the comment section. I'll see you very soon.